Name of the chapter is non-trading organization. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत जगह में ये ट्रेडिंग के जगह में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है. तो आइदर वी कैन नेम इट एज NTO or we may also call it as NPO. Both are same, so do not get confused. या फिर कुछ कुछ बुक्स में ये भी दिया हुआ रहता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो वॉट एवर इट इज, बोथ मीन्स द सेम. ठीक है, तो हम लोग इसको आज शुरू करेंगे. एज द नेम सजेस्ट, द ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग प्रॉफिट के लिए नहीं काम करता है वो लोग का अकाउंट्स हम लोग अभी सीखने वाले हैं. सर वेट अ मिनट, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता फिर करता क्या है सर? देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट्स. तो फिर क्या होगा? वो लोग का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है, जैसे कि क्लब्स. ये क्लब का जो मेंबर होता है, मेंबर लोग होता है ना, वो मेंबर लोग का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्लब बनता है. मेंबर लोग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? क्लब क्या चीज का क्लब हो सकता है? एक क्लब हो सकता है कि सोचो रिटायर्ड पर्सनल, जो लोग रिटायर हो गया वो लोग का क्लब हो सकता है, एंटरटेनमेंट क्लब हो सकता है, पिकनिक का क्लब हो सकता है, या फिर आप सोचो हम लोग का जो कोलकाता में है, लोकल एरिया में छोटा छोटा स्मॉल क्लब्स है, इन लोग का पता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है पूरा साल में? टू ऑर्गेनाइज पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली. दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लब्स. यही लिए इसी के लिए ये क्लब्स बनता है. अब ये क्लब क्या प्रॉफिट कमाने के लिए करता है काम? नो. ये लोग सब्सक्रिप्शन चंदा कलेक्शन करता है मेंबर से, लोकल एरिया का रेसिडेंट से, और उसी पैसा से और एडवर्टाइजमेंट से ये अपना दुर्गा पूजा बोलो, दिवाली, काली पूजा बोलो, ये सब ऑर्गेनाइज करता है. बट क्या ये क्लब अकाउंट्स नहीं बनाता है? सब प्रॉफिट ही नहीं चाहिए तो अकाउंट्स बना के क्या फायदा? अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. डू यू नो व्हाई? बिकॉज जो लोग यहाँ पर डोनेशन दे रहे वो लोग भी देखेगा कि हम लोग का पैसा से तुम सचमुच का पूजा में खर्चा कर रहे हो या अपना घर में लेके जाके पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो. इन दिस वे अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. और एग्जाम्पल क्या है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आता है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बहुत जगह, बहुत तरीका का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है जो चैरिटी करता है गरीब लोगों के लिए, जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री का फूडिंग देता है, फ्री का क्लोथिंग देता है. समझ में आ रहा है बात को? तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलता कैसे है? पैसा आता है कहाँ से? इन लोग के पास डोनेशंस, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बड़ा बड़ा कंपनी लोग यहाँ पर डोनेशंस करता है. तो ये जो डोनेशंस आएगा, ये डोनेशंस करेगा कोई, क्यों करेगा? सबसे पहला बात, कि डोनेशन करने से पहले वो सबसे पहले देखेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सही है ना, ये पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा ना, ये पैसा सही में खर्चा करेगा ना. तो भरोसा होना चाहिए. भरोसा तभी आएगा जब आपका पूरा अकाउंट ट्रांसपेरेंट होगा, पानी की जैसा पूरा क्लियर रहेगा. सो दैट ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी अकाउंट का हिसाब आपको पूरा क्लियर रहे. तो देयरफॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को भी अकाउंट्स बनाना पड़ता है. तो क्लब्स हुआ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हुआ, एजुकेशनल सोसाइटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट वाला हम बता रहे हैं, ये लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना. तो ये लोग का प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं करता है. तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आप लोग का चंदा या फिर डोनेशन कलेक्शन करेगा, ये डोनेशन से वो गरीब लोगों का पढ़ाई में खर्चा करेगा. All these organizations have to prepare accounts in order to prove, in order to show proof to the stakeholders. Stakeholders मतलब जिसका इंटरेस्ट रहता है. सबसे पहला इंटरेस्ट लोग का मेंबर्स का रहता है
सेकंड जो लोग डोनेट करता है, थर्ड गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट रहेगा? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो लोग का हम लोग नॉन ट्रेडिंग बोल के बोला है, ये लोग को ना टैक्स फ्री बोला जाता है, मतलब ये लोग से हम लोग टैक्स कलेक्शन नहीं करते गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर पैसा कलेक्शन करते हो और अपना घर में लेके जाते हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर आपका तो यहाँ पर टैक्स फ्री होना नहीं चाहिए, आपका तो फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए नॉन प्रॉफिट के लिए सिंस टैक्स इज नॉट देयर, टैक्स फ्री हो जाता है, आपको अकाउंट्स बना के प्रूफ करना पड़ेगा कि देखिए हम लोग अपना अपना खर्चा सही जगह में कर रहे हैं, फालतू जगह में खर्चा नहीं कर रहे हैं। सो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंट्स बनाना पड़ता है। यहां पर नॉर्मली 3 टाइप ऑफ मेन अकाउंट्स बनता है, 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट मेन होता है। ये लोग जर्नल लेजर नहीं बनाता है, ये लोग ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाता है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता है, कैश बुक नहीं बनाता है। क्या बनाता है? आप नाम लिख लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द लास्ट बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट तो सबको पता है, जल्दी से लिख लो प्लीज। डन, लिख लिया सब लोगों ने। रिसीट का प्रोनाउंसिएशन समझ लेना, बहुत जन रिसिप्ट बोलता है, पी ई साइलेंट, द वर्ड इज रिसीट, स्पेलिंग RECEIPT। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में सीखे थे, पार्टनरशिप में भी बैलेंस शीट सीखे थे। तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी हम सभी को आता है, जो नहीं आता है वो है ये दोनों चीज। अब अभी हम आपको एक चीज बता देंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा अरे सर ये चैप्टर तो बहुत इजी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पता है क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश बुक। सर क्लास 11 में जो था, यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता है क्या है? पीएल अकाउंट। ये दो अकाउंट है मेरा, इसका नाम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला जाता है। Before starting with the sum, we need to have a very clear understanding about the difference between receipt and payment and income and expenditure. Rather, यहाँ से एक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस को समझाओ। आपका जो भी बुक है वो बुक में ये डिफरेंस आपको मिलेगा। तो आई डू नॉट वांट टू गो बाय द बुकिश लैंग्वेज, हम आपको कंसेप्चुअली समझा रहे हैं, आप बुक से गो थ्रू कर लेना। अभी हम जो डिफरेंस करवा रहे हैं वो चीज को आप अपना कॉपी में शॉर्टकट में लिख लो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गॉट इट? टी शेप में डिस्टिंक्शन को बनाना है हम लोगों को। सबसे पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैश बुक। और ये हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और पीएल अकाउंट का मेन फीचर, सॉरी कैश बुक एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कैश बुक एंड पीएल अकाउंट का मेन फीचर क्या था? कैश बुक में ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, तो यहां पर भी आप वही लिखोगे, ऑल कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड नहीं होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज फॉलोड।
एक्रुअल कॉन्सेप्ट मतलब जितना आउटस्टैंडिंग होगा ऐड करोगे, प्रीपेड होगा, लेस होगा, मतलब साल का जितना होता है उतना आएगा, जस्ट लाइक पीएल अकाउंट। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सिर्फ जो पेमेंट होगा, सिर्फ जो आएगा वही चीज आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझा रहा है, सैलरी पेड 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। एग्जाम्पल यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, सैलरी पेड 1000, आउटस्टैंडिंग 200। इसका सोल्यूशन क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे जितने का आपका कैश गया, बाई सैलरी हाउ मच कैश वेंट आउट, 1000 रुपीज। ठीक है। और यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे एक्सपेंस डेबिट में आता है ना पीएल का, टू सैलरी, इनर कलम में 1000 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कलम 1200। आई होप एवरीवन हैव गॉट दिस डिफरेंस को समझ में आया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट पीएल अकाउंट, डेबिट में खर्चा होता है, कैश बुक में, क्रेडिट में पैसा जाता है। ये हो गया मेरा मेन डिफरेंस फॉर पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, अच्छा पॉइंट नंबर सी में आप लिखोगे बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स आर रिकॉर्डेड। और यहां पर लिखोगे ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। सर मतलब समझाएंगे, ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू होता है जो रेकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल होता है जो बहुत दिन बाद होता है, मतलब साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार, रेगुलर नेचर में नहीं होगा, उसको कैपिटल आइटम बोला जाता है। मतलब एसेट्स खरीदना, एसेट बेचना, वो कैपिटल आइटम होता है। गुड्स खरीदना, गुड बेचना, वो रेवेन्यू आइटम होता है। कैश बुक में कैश जाना चाहिए, कैश आना चाहिए, वो आप कुछ भी करके जाएगा, कुछ भी करके आएगा तो रिकॉर्ड होगा। एसेट बेचोगे कैश जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, एसेट खरीदोगे तो कैश जाएगा, एसेट बेचोगे तो कैश आएगा, और एसेट खरीदोगे तो कैश जाएगा, बट कैश जा रहा है, आ रहा है तो रिकॉर्ड होगा कैश बुक में, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसेट का कुछ भी चीज रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए तो बैलेंस शीट होता है, राइट। तो एग्जाम्पल में लिख लो, बाई परचेज, बाई मशीन, सब आएगा। और यहां पर टू परचेज होगा सिर्फ, टू मशीनरी नहीं आएगा क्योंकि वो एसेट हो जाता है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट्स, राइट। पॉइंट नंबर डी, it is prepared to find out closing cash and bank balance। समझ में आया, ओपनिंग कैश दे देगा, ऑल कैश रिसीट्स और माइनस ऑल कैश पेमेंट करोगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब देखो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको सरप्लस बोला जाता है। लॉस को लॉस नहीं बोलता, उसका डेफिसिट बोला जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड
to find out, it is prepared to find out surplus, ब्रैकेट में लिख लेना प्रॉफिट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और डेफिसिट ब्रैकेट में लिख लेना लॉस। ठीक है, लास्ट पॉइंट, रिसीट्स डेबिट साइड में आता है, हम सेंटेंस में नहीं लिखा, receipts are recorded on the debit side, payments credit side. Okay, and in this case expenses debit side, income credit side. So this is the main difference, these are the main differences that you can see. एक बार go through कर लो, किसी को कुछ भी पूछना है जल्दी से मेरे को एक बार चैट में पूछो। From the following particulars of Evergreen Club, prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2009. आपका स्टार्टिंग में ही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे दिया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में देखो क्लोजिंग कैश दे दिया, क्लोजिंग बैंक क्वेश्चन मार्क है, मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट करके हम लोग क्लोजिंग बैंक को निकालेंगे। आई होप सम एक बार देख लो सब लोग। If you want to take a screenshot, you can take a screenshot now. Now, let me start the sum. Okay, डेबिट साइड में पैसा आएगा, क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा। फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट तो एकदम सिंपल है, पहले आपको लिखना पड़ेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, (31/3/2009) रिसीट्स अमाउंट रुपीस, एक ही अमाउंट का कॉलम, पेमेंट अमाउंट कॉलम। देखो मैंने बोला भी था डेबिट साइड में रिसीट्स आएगा, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आएगा, बट सिंस इट इज एन अकाउंट, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक। सिंस इट इज नॉट अ डबल कॉलम कैश बुक, आप दो कॉलम नहीं बनाओगे, आपको सब कुछ एक ही कॉलम में डालना है। तो कैश था 500, बैंक था 3400। After this, let us find out the other things. Subscription received, पैसा मिला 15,700, two subscriptions. What is subscription? Subscription is the amount that we collect from our members. सिंपल बात में, सिंपल हिंदी वर्ड में अगर समझोगे तो चंदा को बोला जाता है। तो 15,700 का मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। उसके बाद डोनेशन रिसीव्ड 2800 का, टू डोनेशंस। डोनेशंस के बाद investment purchase, you are buying investment, this means money is going out, so you are paying to buy investment. It is 5,000 rupees.
इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, रेंट पेड, पेमेंट हो रहा है। अच्छा सुनो, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, हाँ एसेट खरीदा, तो आपको दिमाग में एग्जाम में ऐसा आ सकता है, अरे एसेट खरीदा वो क्यों आएगा, वो तो बैलेंस शीट में आता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नो कैपिटल नो रेवेन्यू, ऑल आर रिकॉर्डेड, सब रेवेन्यू कैपिटल सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। रेंट पेड 500, जनरल एक्सपेंस बाई जनरल एक्सपेंस 2300, postage and stationery buy postage and stationery 250, newspaper buy newspaper 870, buy sale of sale of old newspaper, you are getting the money, पैसा आ रहा है, to sale of old newspaper 120, books purchased, books are normally treated as asset for any clubs because library का books होता है, एक बार खरीदता है तो वो रह जाता है, तो buy books एसेट हो या गुड्स हो क्या फर्क पड़ता है, रिसीट एंड पेमेंट में सब रिकॉर्ड होगा। इट इज 3400, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड 4700, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड 4700। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किए थे तो आपको इंटरेस्ट मिला, तो रिसीट में आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। ऑनोरेरियम टू कोचेस, यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑनोरेरियम, प्लीज इसको याद रखना, ऑनोरेरियम भी बोलता है। ऑनोरेरियम का मतलब होता है, ये जो क्लब चैरिटेबल सोसाइटीज ये लोग क्या करते हैं ना, गेस्ट को बुलाता है, गेस्ट को बुलाता है, बट वो गेस्ट लोग को कोई इवेंट में सपोज, कोई टूर्नामेंट में सपोज, तो वो लोग को तो पेमेंट कर नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग का तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उतना फंड हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग उसको ऐसे ही बुलाता है एज अ गेस्ट, तो वो लोग को भी पता है कि देर विल नॉट गेट एनी पेमेंट, बट फिर भी हम लोग उनको एज अ रिस्पेक्ट कुछ पेमेंट करते हैं, तो उसको ऑनर में, उनका ऑनर में पेमेंट किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑनोरेरियम इज अ पेमेंट फॉर अस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस मतलब क्लब सोसाइटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एनटीओस के लिए, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनोरेरियम इज अ पेमेंट। तो बाय ऑनोरेरियम 1500। अब क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक बाई बैलेंस सीडी कैश बैंक, कैश इज गिवन टू अस 300 रुपीज, आप डेबिट माइनस क्रेडिट करके बैंक का बैलेंस को बैलेंसिंग फिगर में निकाल लो। लेट अस कैलकुलेट, 500 प्लस 3400 प्लस 15700 प्लस 2800 प्लस 120 प्लस 500, 23020 टोटल 23020। चेक कर लो सब लोग प्लीज, -5000 -500 -2300 -250 -870 -3400 -4700 -1500 -300, 4200 बैंक का बैलेंस आ जाता है हम लोग का। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? दैट्स ऑल, मेरा खत्म हो जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। Everybody please revise and let me know when you are done. Cash in hand, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है
तो ये टू बैलेंस बीडी बोल के आएगा 50,000 कैश में, बैंक में 3,40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 15,70,000 डेबिट, डोनेशन रिसीव 2,80,000 डेबिट, इन्वेस्टमेंट परचेज बाई इन्वेस्टमेंट, रेंट पेड बाई रेंट, जनरल एक्सपेंस बाई जनरल एक्सपेंस, बाई पोस्टेज 25,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक साथ 87,000, तो बाई न्यूज़पेपर 87,000, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, एक सेकेंड, क्या हो गया, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाई सेल नहीं होगा, टू सेल होगा। तो टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,000, बाई बुक परचेज 3,40,000, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 4,70,000, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमको मिलता है और रिसीव बोल भी दिया है, टू इंटरेस्ट 50,000, बाई ऑनोरेरियम 1,50,000, बाई बैलेंस सीडी में कैश में 30,000 दे दिया है, कैश एट बैंक 4,20,000 विल बी योर आंसर। इसमें से किसी को भी कोई भी दिक्कत है जल्दी से पूछ लो। Those who are doing the वीडियो क्लास उन लोग के लिए भी बता रहे हैं, आप इसको पॉज करके प्लीज हमको करो एंड देन मैच करवाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखो फॉर्मेट तो सिंपल वाला है, जो हम लोग किए थे पीएल अकाउंट में वैसा ही होगा। तो हम 2 लाइन का एक बार फॉर्मेट दिखा दे रहे हैं आपको। तो दिस विल बी योर एक्सपेंस साइड, एक्सपेंस, अच्छा 2 अमाउंट कॉलम करोगे बिकॉज एडलेस का बात आएगा तो इनर कॉलम में डालोगे, एडलेस नहीं रहेगा तो उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में डालोगे। एक्सपेंस, इनकम, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, एक्सपेंस में ऑल एक्सपेंसेस आएगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंस आता है हम लोग का, वो होता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर स्टेशनरीज कंज्यूम्ड। सर ये होता क्या है सर, ये अभी हम आपको समझाने वाला है। कंज्यूम्ड क्या होता है, देखो आपके पास साल का बिगिनिंग में, एग्जाम्पल 1/1/2015 साल का बिगिनिंग, 31/12/2015 साल का एंड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज, आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेशनरीज, पेन, पेंसिल, इरेजर, कॉपीज, पेजेस। तो साल का बिगिनिंग में मेरा 40,000 का स्टेशनरी पड़ा हुआ था, एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000 पड़ा हुआ है। नीचे में बोलता है परचेज ऑफ स्टेशनरी इज इक्वल टू मेक इट 25,000। ये अगर आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको ना क्या करना पता है, आपको ना परचेस को नहीं, ओपनिंग स्टॉक परचेस सब मिला के स्टेशनरी कंज्यूम बोल के लिखना है। मतलब समझो, आपके पास 40,000 का स्टेशनरी पहले से था, 40 था, खरीदा 25, टोटल कितना हो गया 65। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर हैविंग ओनली 30,000 बचा हुआ, तो 65 में से 30,000 बचा हुआ है, तो रिमेनिंग 35 का क्या हो गया, रिमेनिंग 35 मेरा कंज्यूम्ड हो गया। कंज्यूम्ड हो जाना मतलब खर्चा हो गया, वो कंज्यूम्ड हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में डालेंगे। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम लोग को क्यों निकालना है, बिकॉज स्टेशनरी कंज्यूम्ड हम लोग का एक्सपेंस में डालना है। डायरेक्टली कंज्यूम नहीं देगा आपको, ऐसे फिगर्स दे देगा, आपको कंज्यूम निकालना पड़ेगा। तो आप लोग ये एग्जाम्पल को जल्दी से लिख लो और नीचे में लिखो सोल्यूशन स्टेशनरीज कंज्यूम्ड, स्टेशनरी हो, रॉ मटेरियल हो, कोई भी चीज का कंज्यूम का फॉर्मूला होता है
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, 10 हम लोग कंज्यूम किया 35,000 का स्टेशनरीज। जल्दी से लिख लो बिकॉज इसका आगे का भी एडजस्टमेंट है। इफ, नोट बोल के लिखो या शार्मक देखे लिखो, इफ परचेज इज नॉट गिवन, if purchase is not given, then record the, sorry, then prepare creditors account to calculate or to find out purchase। क्या समझे? परचेस अगर नहीं दिया हुआ है, परचेस हम लोग का किसके साथ रिलेशन है? डेटर्स या क्रेडिटर्स? सेल करते हैं तो डेटर्स, परचेस होता है क्रेडिटर्स के साथ रिलेशन। तो आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा टी शेप में, प्रोवाइडेड क्रेडिटर का बैलेंसेस एंड ऑल सब डेटा दे देगा। आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर अकाउंट से परचेस आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। सर क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है? सर नहीं आता है सर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में डालना है, क्लोजिंग बैलेंसेस को इस तरफ डालना है, टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्रेडिटर्स को कुछ भी पेमेंट किया तो टू बैंक, कैश भी हो सकता है। क्रेडिटर से कुछ सामान रिटर्न होता है तो जनरल एंट्री सोचो, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो टू परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। तो ये सब इंफॉर्मेशन दे देगा, आप पोस्ट करोगे। टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर से कुछ डिस्काउंट मिला आपको, सब कुछ दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। परचेज करोगे तो क्रेडिटर बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आता है, और लायबिलिटी क्रेडिटर्स घटेगा तो डेबिट साइड। जैसे कि पेमेंट करोगे तो बैलेंस घट जाएगा, कुछ सामान वापस कर दोगे तो क्रेडिटर का बैलेंस घट जाएगा। क्रेडिटर ने आपको उल्टा डिस्काउंट दे दिया, आपको अभी पैसा कम लौटाना है तो क्रेडिटर का बैलेंस घट जाएगा। जब भी क्रेडिटर घटेगा डेबिट, और क्रेडिट होगा एक ही चीज के लिए, जब हम लोग कुछ खरीदेंगे। तो यही परचेस मेरा नहीं दिया जाएगा तो हमको क्रेडिटर अकाउंट बना के परचेस को बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडलेस करेगा तो कंज्यूम्ड आ जाएगा। जल्दी से कॉपी करो क्योंकि इसके बाद हम एक और एग्जांपल देगा जहां पर आपको क्रेडिट अकाउंट बनाना है। तो ये अलग से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड में आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग from the following calculate raw materials consumed। सर आपने तो सेशन बोला, स्टेशनरी रॉ मटेरियल कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 साल का इंफॉर्मेशन, 31/3/19, 31/3/2020। ओके, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 10,000, 8,000। क्रेडिटर्स 30,000,
एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर 1, कैश पेड ₹30,000. नंबर 2, रिटर्न आउटवर्ड 5,000. नंबर 3, डिस्काउंट रिसीव्ड 15,000. और लास्ट, डिस्काउंट अलाउड 3,000. माई सजेशन एवरीबडी, देखो यहाँ पर परचेस नहीं दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, तो प्लीज आप लोग कोशिश करो क्रेडिटर अकाउंट टी शेप में बनाने का. जो जो आइटम आप पोस्ट कर पाओगे पोस्ट करो. क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, solution. Buy balance brought down 50,000. To balance carried down 30,000. Cash paid to cash 30,000. रिटर्न आउटवर्ड या इनवर्ड होता है, परचेस करते तो सामान आता है, तो वापस करेगा तो रिटर्न आउटवर्ड आता है. टू रिटर्न आउटवर्ड. ये सब थोड़ा ध्यान से 11 का बेस है. 5,000. डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड, क्रेडिटर हम लोगों का डिस्काउंट देगा, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड. 15,000. तो 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 50, 30,000 का मेरा परचेज है. दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर. गॉट इट एवरीवन? अब ये मेरा मेन वर्किंग नहीं था, मतलब मेन पार्ट नहीं था. हम लोग का रिक्वायरमेंट है कंज्यूम्ड ऑफ रॉ मटेरियल निकालना, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस नहीं निकालना है. बहुत जन ये वर्किंग करके हड़बड़ी में परचेस को डाल देता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. परचेस को नहीं, कंज्यूम को डालना है. देयरफॉर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, फॉर्मूला लिखना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000 प्लस 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 8,000. तो 40 माइनस 8 32,000. ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आ जाएगा, एक्सपेंस के अंदर में. एवरीबडी क्लियर? अंडरस्टूड? बोलता है आप ये फॉलोइंग केस को कैसे डील करोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स में. मतलब एनटीओ का अकाउंट बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीविंग पेमेंट अकाउंट में कहां पर क्या आएगा आपको बोलना है. तो सबसे पहले देखो, आप यहाँ पर स्टेशनरी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, तो आपको स्टेशनरी कंज्यूम चाहिए. स्टेशनरी कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. परचेस ऑफ स्टेशनरी इज नॉट गिवन, तो सर परचेस ऑफ स्टेशनरी कहां से निकलेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट से. तो वी विल स्टार्ट विथ क्रेडिटर अकाउंट. आप लिखोगे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखना है. स्टेशनरी का क्रेडिटर्स में प्लीज डू नॉट राइट डाउन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो कंज्यूम का फॉर्मूला में जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, वो नहीं आएगा. क्रेडिटर्स वाला बात आएगा, राइट? तो बाई बैलेंस बीडी इट्स अ लायबिलिटी. टू बैलेंस सीडी 260
अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी टू कैश बैंक, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज दिस थिंग सर? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर को आपने क्या किया, कुछ पैसा एडवांस में दिया, ये एडवांस एडवांस चलता रहता है। या फिर आपने कोई सामान खरीदा था, पेमेंट किया, वो सामान खराब निकला, तो वो पैसा उसके पास जमा है, तो क्या करेगा सर, वो पैसे वापस करेगा? नो, आपके साथ तो उसका रेगुलर ट्रांजैक्शन चलता है, बेकार में आप वापस क्यों करोगे, बाद में माल खरीदोगे तब एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ पैसा कुछ क्रेडिटर के पास मेरा एक्स्ट्रा डिपॉजिट रहता है, उसको एडवांस कहलाता है। सर मतलब हम लोग का पैसा क्रेडिटर के पास जमा है, तो मतलब वो तो हम लोग के लिए एसेट हो गया। एकदम सही बात। तो सर एसेट है तो फिर वो तो मेरा डेटर हो गया। नो, क्रेडिटर को डेटर आप बना नहीं सकते, क्योंकि उससे हम सामान खरीदते बेचते नहीं है। तो सर क्या करे, आपका सिर्फ एक या दो क्रेडिटर नहीं है, हजारों क्रेडिटर्स हो सकता है, उसमें से एक दो जन का क्रेडिटर है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सपोज, जहां पर हमने पैसा जमा दिए थे, माल अभी तक आया नहीं है, तो वो एडवांस हो जाता है। तो वो है तो मेरा एसेट, लेकिन हम उसको डेटर में नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे हम लोग सिर्फ सामान खरीदते हैं, डेटर तभी आएगा जब हम लोग सामान बेचेंगे। गेटिंग मी? तो सर इसको क्या करें, इसको हम लोग क्रेडिटर्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एसेट की तरह। तो ये एडवांस पेड जो है ये ओपनिंग एसेट हो गया, तो टू बैलेंस बीडी बोल के डालोगे आप ब्रैकेट में एडवांस। और क्लोजिंग एसेट जो है 60 रुपीज बाई बैलेंस बीडी बोल के डालोगे एडवांस। अब आप बाई परचेस निकालो, डाउट लेंगे सबका, जस्ट वेट, बैलेंसिंग फिगर। तो 40 प्लस 2160 प्लस 260 माइनस 460, 2000 रुपीज का मेरा परचेस आ गया। अब परचेस आ गया तो बाकी तो बहुत ही इजी है। देयरफॉर स्टेशनरी consumed is equal to opening stock plus purchase minus closing stock, 600 प्लस 2000 माइनस 100, 2500 रुपीज मेरा स्टेशनरी कंज्यूम हुआ। पूछा है हाउ विल यू डील, विल बी recorded on the debit side of income and expenditure account। पूरा लिखना। प्लीज गो थ्रू दिस सम, किसी को कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लो। दिस विल बी योर होमवर्क एवरीवन, सेम चीज, स्टेशनरी दिया हुआ है, आपको कंज्यूम निकालना है। वहां पर डेट कॉलुमनर दिया हुआ था, यहाँ पर डेट आपको अलग से दे दिया है, 1/1/2008, 1/1/2008, 31/12/2008, 31/12/2008। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास फुल फ्लेजेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टार्ट होगा, सबसे यही रिक्वेस्ट है अच्छे से रिवाइज करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट क्लास